नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, विजय दिवस के इस उपलक्ष्य पे आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर, जिन्होंने कारगिल युद्ध को बड़े पास से देखा है। 1999 के दिनों में कैप्टन सर खुद कश्मीर में पोस्टेड थे, कारगिल से कुछ ही किलोमीटर दूर अपनी यूनिट के साथ तैनात थे। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ अनसुने किस्सों के बारे में, कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जिसमें बहुत लोगों ने जिसको कवर नहीं किया है, जिसको आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी लोग, कोई भी वेटरन्स। तो एस्पिरेंट्स, ये सीरीज बहुत ही मोटिवेशनल सीरीज है, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। सर, जैसे कि मैंने बोला, स्वागत है। एंड बीइंग अ वेटरन, it is matter of pride for everybody who is listening to you. Thank you. सर, कोई भी जंग, कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर, इट कम्स विथ स्ट्रैटेजीज। डिफेंस की कोई भी मूव होता है तो एक स्ट्रैटेजी होती है पीछे, एक प्लान होता है। पहला सवाल, 1999 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने कब प्लान किया सर? सर देखिए, रातों रात तो कोई काम नहीं हुआ था। अगर आप थोड़ा और पीछे देखें तो 1984, इट वाज 13th of April 1984 जब ऑपरेशन मेघदूत सक्सेसफुल हुआ था और इंडिया ने सियाचिन जो है पाकिस्तान से ले लिया था। दैट वाज द टाइम परवेज मुशर्रफ साहब हैड डिसाइडेड दिस, और इन्होंने ये प्लान बना लिया था। वो फाइल उनके पास 15 साल इंतज़ार कर रही थी। 15 साल तक परवेज मुशर्रफ साहब ने इंतज़ार किया अपने प्लान के साथ, और 99 में ये ऐसा उन्होंने किया। ऐसा जो बोला जाता है या यूट्यूब पर इस तरीके की बातें आ जाती हैं, या जो बाहर बातें आई कि अचानक पाकिस्तान ने कुछ मूवमेंट कर दिया था 98 की सर्दियों में, या ऐसा कुछ। जनवरी 1999 में पाकिस्तान के अंदर अचानक से 10 से ज़्यादा इन्फेंट्री रेजिमेंट्स रेज की गई थी। तो ये सब कुछ प्लान था उनकी तरफ से, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को इतना इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि कोई भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स थे वो उनकी बात को उतना तवज्जो शायद दे नहीं रहे थे। तो 99 में आकर के फिर उन्होंने ये प्लान कर लिया। हम इसके लिए उतना तैयार नहीं थे शायद, क्योंकि ये ट्रीटी थी कि वहाँ पर वो जगह खाली होती है। शायद उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब कर सकते थे, मौका नहीं लगा। वो किस्मत कहते हैं कि शायद हमारे जो जनरल साहब थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक साहब, उनकी डेस्टिनी में ये लड़ाई लिखी थी शायद। तो वो उस समय हुआ जा कर के। उस समय सीएनसी थे नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल एचएम खन्ना साहब, और 15 कोर जिसका बहुत बड़ी जवाबदारी थी इस लड़ाई के अंदर, उनके जो कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल साहब। ठीक है, तो ये लोग थे जो इसमें था। इनिशियली देखिए, इंडिया को भी ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। इट वाज स्टार्टेड ऑन 3rd of May, 3 मई को ये लड़ाई शुरू हुई थी और ख़त्म होती जाकर के 26th of July। जो हमारे सेंट्रल कमांड के सीएनसी थे, पहले रिटायर हो चुके हैं अभी, लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग साहब, उन्होंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ आर्म फोर्सेस इनटू अ वॉर। ये दोनों का मिला जुला जो रूप एक आर्मी के द्वारा देखा गया, इस अप्रोच का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कारगिल वॉर। 3 मई से लेकर के 8 जून तक ये इंडियन आर्मी का रिएक्टिव अप्रोच दिखता है इस लड़ाई के अंदर। अच्छा। हाँ, क्योंकि पता नहीं था, अनआइडेंटिफाइड था सब कुछ। ये मैं कहूँगा कि 18 ग्रेनेडियर्स के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल कुशल ठाकुर, उन्होंने पहली बार शायद इस चीज़ को बहुत गहराई से आकलन किया और बताया कि ये सब प्लान्ड है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई टेररिस्ट या इस तरीके की कोई एक्टिविटी है। ये प्लान्ड आर्मी ऑपरेशन है पाकिस्तान की तरफ से, ये उनको क्रेडिट जाता है। और उसके बाद फिर देखिए 8 जून से लेकर के और 26 जुलाई तक ये इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोएक्टिव अप्रोच था। फिर जो है पलट करके वार किया है उनके ऊपर, वो वार बहुत महंगा पड़ा पाकिस्तान को। सर यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा जी। आपने अभी शब्द बोला इंडियन आर्म्ड फोर्सेस,
यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। जी सर भारतीय वायुसेना का तो कहीं रोल ही नहीं है। आई एम सॉरी, मतलब मैं खुद एयरफोर्स फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी थे, फाइटर पायलट थे, लेकिन क्यों ऐसा है कि एयरफोर्स का रोल बहुत कम दिखाया गया है? नहीं, कम नहीं दिखाया गया सर, रोल बहुत अच्छा था। और ये भी एक चीज़ लोग कहते हैं कि एयरफोर्स को उतने ढंग से यूज़ नहीं किया, ये एक अलग इशू है। नेवी का देखिए इसमें रोल नहीं बनता है। जैसे आर्मी में भी आप देखेंगे तो आर्मर्ड का कोई रोल नहीं था इसके अंदर, तो आर्मर्ड का रोल नहीं है। दिस वॉज अ वॉर ऑफ इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी। अब देखिए एयरफोर्स को अगर कोई कहता है, वो ऑपरेशन सफ़ेद सागर यहीं रन किया गया था। आर्मी में ऑपरेशन विजय था, एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर था। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर बहुत जल्दी प्लान किया गया था। 3 मई को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई, ये लड़ाई शुरू होती है, तो 21 मई को पहला जो अप्रोच था एयरफोर्स का वो आ गया था 21 मई को, ठीक 18 दिन के अंदर, बट वो सक्सेस नहीं हुआ। 26 मई को ऑपरेशन सफ़ेद सागर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि एयरफोर्स आ रही है इसके अंदर। और 30 जून को जो है 30 मई को, मुश्किल से 4-5 दिन बाद, 21 से 30, हाँ, हफ्ता भर, 26 को ऑफिशियली बोला है। और 30 तारीख के को जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर किया गया, वो था एयरफोर्स की वजह से। जी सर आपने अभी जो नाम बोले, ठीक है, आर्मी के चीफ तो हमें सबको पता था, एयरफोर्स के चीफ भी टिपनेस साहब थे, लेकिन ये सीएनसी नॉर्दर्न कमांड, ये सीएनसी सेंट्रल कमांड, ये तो बिल्कुल बाउंसर जा रहा है। इनके रोल्स थे सर? बहुत बड़े रोल थे सर इन लोगों के। और मैं कहूँगा कि एक नाम जो हमेशा याद आना चाहिए कारगिल वॉर के लिए, वो है मेजर जनरल मोहिंदर पुरी। सबसे बेहतरीन रोल, अगर उनकी प्लानिंग नहीं होती तो बहुत कुछ, शायद ये लड़ाई और मुश्किल हो जाती। एंड ही वॉज डिव कमांडर ऑफ 8 माउंटेन डिव। अच्छा, अब देखिए इस लड़ाई को सर, शुरुआत में क्या था इंडिया का, जब हम कह रहे थे रिएक्टिव अप्रोच, तो छोटा ऑपरेशन लग रहा था, सिर्फ 3rd इन्फेंट्री डिव था इसके अंदर जो अप्रोच कर रहा था इसको। 8 माउंटेन डिव बाद में आया है इस लड़ाई के अंदर। और जब से वो आए हैं तब से वो लड़ाई का जो प्रभाव है वो एकदम से अलग हो गया, एकदम घूम गई लड़ाई। और इसके अंदर जो ब्रिगेड भी शामिल थे वो बहुत अच्छे ब्रिगेड थे। जैसे 56 माउंटेन ब्रिगेड था इसके अंदर, फिर 70 माउंटेन ब्रिगेड था, 192 ब्रिगेड था। ये वो ब्रिगेड थे जिनके अंदर बड़ी जो काबिल रेजिमेंट्स थी वो लड़ रही थी। 18 ग्रेनेडियर्स, 2nd राजपूताना राइफल्स, 13 जैकरेफ, या मनोज पांडे साहब की जो रेजिमेंट थी 1/11 GR, ये सब इन्हीं के अंदर लड़ रही थी। और एक रेजिमेंट बड़ी, मैं आपको बताऊं इसमें शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, 1st बिहार। जब आज के बच्चे सुनते हैं गलवान वैली, चाइना में जो हुआ था, गलवान वैली में कर्नल संतोष बाबू वो लीड कर रहे थे, उनका नाम सबने सुना है, वो कमांडिंग ऑफिसर थे 1st बिहार के। और 1st बिहार 1/11 GR के साथ लड़ रही थी कारगिल वॉर में भी। तो ये वो रेजिमेंट है जो कारगिल वॉर में भी बहुत बड़ा नाम करके आई है। ओके सर, यू वर सर्विंग इन इंडियन आर्मी उस दौरान, और आई एम श्योर बहुत प्रेशर में आप सब लोग होंगे, क्योंकि एयरफोर्स वालों को तो मैं जानता था, देखता था, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होते थे, सबका ट्रांसफर्स रोक दिए थे, सब, एवरीबडी वाज वर्किंग 24/7। बट आप किस यूनिट में थे उस दौरान? कितना? आई वॉज इन आर्टिलरी, तो हमारा इतना रोल नहीं आया। रोल बहुत बाद में थे, तो उस समय लगभग लड़ाई जीतने के कगार पे भी आ चुके थे लोग। देखिए इसमें जैसे अब कहेंगे कि एक बहुत बड़ा नाम और कहूँगा, दैट इज़ 2nd राजपूताना राइफल्स के जो कमांडिंग ऑफिसर थे। जहाँ से लड़ाई बदली है, कारगिल वॉर जहाँ से बदलता है या पलटा है, वो था बिकॉज ऑफ 2nd राजपूताना राइफल्स। अच्छा, 18 ग्रेनेडियर्स सबसे पहले आगे गई है, बहुत ऑपरेशंस उन्होंने हैंडल किए हैं, मगर दुर्भाग्यवश उनके ज़्यादातर ऑपरेशंस जो है उस लेवल पर पहुंच नहीं पाए। कैजुअल्टीज़ पहले ज़्यादा थी। तोलोलिंग की जो वॉर मेमोरियल आप देखते हैं कारगिल वॉर का, वो वॉर मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ी दिखाई जाती है वो है तोलोलिंग, ठीक है।
और वो पहली चोटी थी जहां से लड़ाई, उससे पहले 2 चोटी जीती थी इंडिया ने, लेकिन वो छोटी थी, उनसे लड़ाई पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। यहां से लड़ाई बदल जाती है। तोलोलिंग ये 8 जून को स्टार्ट किया था कर्नल कुशल ठाकुर ने, 18 ग्रेनेडियर्स ने, और बाद में इसको टेक ओवर किया था 2nd राजपूताना राइफल्स ने। उनके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल MB रमेंद्रनाथ। ये 13 जून की सुबह 4:10 पर जो उन्होंने मैसेज किया था, जो बात किया था उन्होंने वायरलेस पे मेजर जनरल महेंद्रपुरी से कि सर आई एम ऑन द टॉप ऑफ तोलोलिंग, तो ये जो बात थी यहाँ से हौसला बढ़ गया। और तोलोलिंग के बाद जो हुआ उस दिन, क्योंकि ये सुबह 4:10 की बात है, उस दिन जो उसके बाद एक लड़ाई हुई है और शाम तक .4590 जो जीता है, वो टर्निंग पॉइंट था कारगिल वॉर का पूरा। उसके बाद सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अब बहुत आसान है। सर, हम सबको कारगिल युद्ध जिस तरीके से टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में कुछ बहुत अच्छे अच्छे नाम, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, कैप्टन सौरभ कालिया जी, कैप्टन मनोज पांडे जी और स्क्वाड्रन लीडर आहूजा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, ये सब नाम हमें सुनाई दिए। बहुत सारे ऐसे भी हीरोज़ थे जिनके बारे में हमें नहीं पता चला, जिनको आज आप कवर कर रहे हो, अलग अलग डिफ कमांडर्स। शायद वो बैटलफील्ड में नहीं थे, इस वजह से ऐसा लगता होगा लोगों को कि उनकी बहादुरी कम थी। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बहादुरी के साथ साथ। और जैसे आपने कहा कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, तो उन्होंने जब 4875 जीता था तो आज उसका नाम बदल दिया गया है। आज .4875 को बत्रा टॉप कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। 5140 जो टॉप जीता था उसको गन हिल कहा जाता है, क्योंकि उस दिन आर्टिलरी ने बहुत सपोर्ट किया था उस टॉप को जीतने के लिए। ठीक है। तो अगर कारगिल में देखेंगे, 2 लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी इंडिया के लिए। वन वॉज तोलोलिंग। तोलोलिंग को आप 5 दिन में जीते हैं, 8 जून से लेकर के 13 जून। और ऐसी ही एक लड़ाई और थी, दैट वॉज टाइगर हिल की लड़ाई जो थी, वो भी 5 दिन चली है। वो 13 जुलाई को शुरू हुआ था ऑपरेशन। शाम को 5:45 पर वो ऑपरेशन शुरू हुआ था। और उस लड़ाई के लिए इतना कमर कसनी पड़ी थी इंडियन आर्मी को, क्योंकि अगर पाकिस्तान डटा था वहां पर तो सिर्फ टाइगर हिल और उसके रेंज की वजह से ही डटा हुआ था। जो हाइट्स पर बैठे हुए थे, बहुत फायदा था उनको। .4875 और टाइगर हिल बिल्कुल पास में है। तो उस दिन ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल थी। शाम को 5:45 पर ये स्टार्ट होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, इस ऑपरेशन के साथ 22 आर्टिलरी बैटरीज, एक बैटरी में, आर्टिलरी मतलब तोपखाना, एक बैटरी में 6 गन होती है। और उस दिन 22 बैटरी एक साथ, इंक्लूडिंग MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम 40 गोलों वाली, उसकी भी बैटरी थी उसके अंदर। और 22 बैटरी अगर लग रही हैं तो आप अंदाजा लगाइए कितनी गन्स हो गई। 136 गन, 136 तोपें टाइगर हिल पर 13 घंटे कॉन्स्टेंटली फायर कर रही थी। 13 घंटे लगातार फायर दिया गया टाइगर हिल के ऊपर। तब जाकर के उनके थोड़े से हौसले खराब हुए। तब हमारी इन्फेंट्री को वो बैकअप मिला कि वो आगे जाकर के काम कर सके। तो ये एक, और ये जीती हमने फिर 18 जुलाई को सुबह। 18 जुलाई को हमने सुबह जीती है, टाइगर हिल को जीत लिया। 23 जुलाई को इंडिया ने अपना लास्ट ऑपरेशन ख़त्म कर दिया था। 26 जुलाई को इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि अब कारगिल वॉर ख़त्म हो चुकी है। बहादुरी देखिए कितनी थी लोगों की, कि इतनी विषम परिस्थितियों में एक ये ऐसी लड़ाई थी जिस लड़ाई में 4 परमवीर चक्र और 11 महावीर चक्र मिले हो लोगों को। 11 महावीर चक्र, ये बहुत बड़ी बात थी किसी लड़ाई में, अगर इतना बहादुरी दिखाई है इंडियंस ने। और पाकिस्तान भी कम नहीं था, उनके यहाँ भी 2 निशाने हैदर मिले। अच्छा, हाँ, उनका निशाने हैदर मतलब एक हमारा परमवीर चक्र है ना, तो उनके यहाँ भी 2 निशाने हैदर दिए गए, जिसमें से एक इंडिया की वजह से मिला है। ठीक है। उनके कैप्टन साहब थे जो जिनका नाम था कैप्टन कर्नल शेर खान।
ठीक है, तो नाम था कर्नल शेर खान, कैप्टन थे वो रैंक में, ठीक है। तो कर्नल शेर खान को ये निशाने हैदर दिलाने वाले हमारे ब्रिगेडियर साहब थे। जब उन्होंने देखा कि ये कोई टॉप पर नीले रंग का ट्रैक सूट पहन करके ये कोई लड़का लड़ रहा है, तो बाद में बुलाया जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया कि ये लड़का बहुत बहादुर था, ये कौन है। तो अंदर से जब आई कार्ड निकाला गया तो ही वॉज फ्रॉम 27th बटालियन ऑफ इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री जो पाकिस्तान की थी, उसकी 27th बटालियन के थे वो ऑफिसर। तो वहाँ पर उन्होंने अपने लोगों से कहा, वो लेटर पैड मंगाया गया, एक डीओ लेटर लिखा उन्होंने टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आपका ये ऑफिसर बड़ी बहादुरी से लड़ा है और इसको अपने देश में पूरा सम्मान दिया जाए, और निशाने हैदर उनको मिला। फिर दिल है सर, दिल है, ये दिल है। ये ऐसा सिर्फ सर 2 बार हुआ है, ये भी बताऊं आपको। ये कारगिल में एक बार ऐसा हुआ जब इंडिया की वजह से किसी पाकिस्तान के ऑफिसर को इस तरीके की बहादुरी मिली हो या इस तरीके का पुरस्कृत किया गया हो, इतनी शाबाशी मिली हो किसी दुश्मन से, ठीक है, क्योंकि हम एनिमी थे पाकिस्तान के, मगर हालांकि पाकिस्तान हमारा एनिमी था मगर हम तो उनके हैं ही वैसे भी। ऐसा एक बार और हुआ था 1971 की लड़ाई में, जब 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, ठीक है, वो वायु से बीच में से बुलाए गए थे, और जो उनकी जो टैंक फायर जो बैटल ऑफ बसंतर थी, तो उसमें आखिरी जो लड़ने वाले इंसान थे, वो ऐसी रात थी जिसके बाद वो सीज फायर हो गया था 1971 में। तो इनके सामने जो लड़ रहे थे, ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और उनका जो गोला, दोनों का गोला एक दूसरे को लगा था। अनफॉर्चुनेटली अरुण खेत्रपाल साहब ही लॉस्ट हिज लाइफ ओवर देयर। लड़ाई खत्म हो गई, ही हिमसेल्फ केम ओवर देयर। वो अब सीज फायर हो गया, अब कोई लड़ाई नहीं है। वो आए इस टैंक के पास में और उन्होंने आकर के इंडियन आर्मी के लोगों से पूछा कि इस टैंक पर कौन लड़ रहा था, तो बताया कि हमारे एक 2nd लेफ्टिनेंट साहब लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा लगा नहीं देख करके, ये तो बहुत एक्सपीरियंस लग रहे थे, मुझे लगा आपका कोई सीनियर ऑफिसर लड़ रहा होगा। और उन्होंने ये कहा कि उम्मीद करता हूं कि शायद वो ठीक होंगे अभी। तो जब लोगों ने उनको बताया कि नहीं, ही इज नो मोर, ठीक है, कल आपके ऑपरेशन में वो खत्म हो चुके हैं, तो दैट पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैड टीयर्स इन हिज आईज, उनकी आंखों में आंसू थे। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था। बाप रे बाप, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम श्योर हमारा कैमरामैन भी एकदम आश्चर्य में रह गया होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, आप SSB क्लासेस में GTO ले रहे हैं, तो वन लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस कारगिल वॉर, अंदर एक सर आज के ज़माने में एक थप्पड़ कोई हमें मार देता है तो हम उसको 2 लगा के देते हैं कि भाई तुमने कैसे ज़रूरत कर ली हमें थप्पड़ मारने की। 1999 इतना बड़ा युद्ध, पूरे हिंदुस्तान के सेंटिमेंट्स जुड़े, दैट वाज फर्स्ट वॉर विच वाज वेल डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ TV। वी वर किड्स, हम लोग देख रहे थे कि कारगिल युद्ध में ये चल रहा है। बरखा दत्त जो टीवी एडिटर, जो TV न्यूज़ चैनल थी, तो 1999 कारगिल युद्ध ख़त्म होता है और एक फीलिंग ऑफ एनिमिटी तो सब पूरे हिंदुस्तान में आ गई थी। तो इंडियन आर्मी में कुछ ऐसा नहीं चला कि नाउ इज़ द टाइम टू रिटेलिएट, नाउ इज़ द टाइम दैट वी विल क्रॉस द LOC एंड वी विल टीच पाकिस्तानीज अ लेसन? सर इंडिया कभी ऐसा देश रहा ही नहीं है। आप कभी भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सिर्फ हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ी हैं, या तो हमने किसी देश की सॉवरेनिटी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। 1971 भी हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता अगर पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं करता और उनका माइग्रेशन इंडिया की तरफ इंक्लाइन नहीं हो रहा होता, तो इंडिया को कोई आपत्ति नहीं थी उस समय। लेकिन वो आपने छेड़ दिया हमें, तो इस वजह से हमारी एक दिक्कत बढ़ गई थी और आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो कभी इंडिया ने ऐसी दुश्मनी रखी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनको एहसास होना चाहिए कि आपकी 15 साल की प्लानिंग भी फेल होती है। पाकिस्तान ने ये बहुत पहले प्लान किया था सर। ये जो कारगिल के ऊपर जो टॉप वगैरह पर ऑक्युपाई किया था, इसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली नाम दिया था ऑपरेशन बद्र। अच्छा, हाँ, वो कहते थे कि हमने नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। इसका नाम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में डिकोड किया गया था कि ये ऑपरेशन बद्र के नाम से कैरी किया जाएगा ऑपरेशन। और 13 जून
मिड ऑफ दिस वॉर 3 मई से 13 जून, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 10 दिन के बाद भी पाकिस्तान ये जरूरत कर रहा था उस समय कि वो श्रीनगर पर एयरबेस पर, जब हमारी एयरफोर्स अंदर आ गई थी तो उनको ये लगा कि हम एयरफोर्स से बदला ले लेंगे, तो वो पूरा प्लान बना चुके थे कि 13 जून 1999 को श्रीनगर एयरबेस पर वो हवाई फायरिंग होनी थी। ठीक है, उसको टैकल किया, वो भी मिग 21 से इंडियन एयरफोर्स ने भगा दिया उनको वापस, तो ये कहीं स्टैंड कर नहीं पाए लास्ट तक। दिस इज लाइक थिंग विच आई रिमेंबर मोस्ट अबाउट कारगिल वॉर। इट वॉज वेल स्ट्रक्चर्ड, वे कह सकते हैं कि बहादुरी बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय इंडिया की। और एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसके बारे में कि मेजर जनरल मोहिंदर पुरी को मैं इसलिए ज़्यादा एडमायर करता हूं इस लड़ाई में, क्योंकि जो ये लड़ाई हुई है 3 मई को, इससे ठीक 1 महीने पहले इन द मंथ ऑफ मार्च के महीने में एक कमांडर लेवल वॉर गेम किया गया था इंडिया में ऑर्गेनाइज। और उसमें क्या था कि मेजर जनरल मोहिंदर पुरी वॉज पार्टिसिपेटिंग इनटू दैट वॉर। वो कमांडर लेवल गेम था, वॉर गेम था। तो वो वॉर प्लान जब बनाया गया था तो इन्हीं सब कंडीशंस को लेकर के वो वॉर गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। कारगिल, द्रास, बटालिक, और उसमें जो फीचर्स थे वो सब दिखाए जाते हैं। तो वो कमांडर की प्लानिंग होती है एक, तो उसमें जैसे कुछ कमांडर पाकिस्तान की तरफ से हो जाते हैं कि हाँ जी हम एनिमी कंट्री बन जाते हैं, और आप उस जैसे मैं, हाँ जैसे चेस हम लोग खेलते, तो मैं आपको डिफीट करना चाहता हूँ, मेरे पास ये एस्केप मिल रहा है या मेरे को ये एंट्री मिल रही है यहाँ से, तो आप इसको कैसे ब्लॉक कर रहे हैं, आप कौन सा अपना ब्रिगेड कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी उस वॉर में। मेजर जनरल मोहिंदर पुरी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान साइड, वो पाकिस्तान की तरफ से सोच रहे थे। और जब उनको ये दिमाग में आया कि यार ये सब कुछ तो मार्च के महीने में जो वॉर गेम हुआ था वही सब कुछ था, तो उनकी प्लानिंग एकदम से आई कि हाँ जी ये इसलिए इम्पोर्टेंस है उनका, और बीच में आकर के, वॉर के बीच में आकर के उन्होंने सारी चीजें पलट दी थी। ये सर, डोंट यू थिंक कि ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को भी हमें वेटेज देना चाहिए था? हमें अवार्ड्स कह लें, उनकी टॉक्स कह लें, डिफेंस टॉक्स कह लें, ये सब भी होना चाहिए था। आज मैं एक चीज़ और बताऊं सर आपको, इस चीज़ की तकलीफ है और बिल्कुल है। सेकंड राजपूताना राइफल्स, सबसे ज़्यादा अवार्ड उनको मिले। ठीक है, 4 महावीर चक्र थे उनके पास कारगिल वॉर में। सबसे बहादुर रेजिमेंट थी, पहली चोटी जीत करके दी आपको। पूरी लड़ाई का उन्होंने नक्शा बदल दिया। इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल M.B. रविंद्रनाथ, आफ्टर रिटायरमेंट ही गॉट सेटल्ड टू बैंगलोर। अच्छा, ठीक है। और जब बैंगलोर में वो सेटल्ड हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2018 में वो एक्सपायर हो गए। 2018, 5 साल। कौन से न्यूज़ चैनल ने, कौन से पार्ट में हिंदुस्तान को उनको उस तरीके से याद किया गया होगा कि कारगिल वॉर का जो रुख पलटने वाला इंसान आज जा रहा है इस देश को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके। वो वैल्यू नहीं दे सकती है क्या? मुझे लगता है कि आज जितना मसाला न्यूज़ फोकस करते हैं, अगर ये उन वेटरन्स को, समस्या क्या है कि हम लोग जब सर्विस में कभी कुछ हो जाता है तब तो बहुत नाम चला देते हैं, कुछ होता है, ठीक है यूनिफॉर्म में हुआ, बट जब वेटरन्स जाते हैं यहाँ से और आपके लिए पीछे बहुत कुछ अच्छा करके गए, तो अनलेस इज नॉट कमांडर लेवल, तब तक तो नीचे का कुछ पता ही नहीं चलता कि वेटरन्स को वो वैल्यू मिल रही है इंडिया के अंदर या नहीं मिल रही है। और इसका ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो इसकी तकलीफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई मीन मैं बिल्कुल 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। मैं आपकी बातें ही सुन रहा था, मैंने कैमरे की तरफ भी नहीं देखा। डिफेंस एस्पिरेंट्स ये थे वेटरन कैप्टन SK सिंह सर, जिन्होंने आपको कुछ ऐसे अनसुने किस्से सुनाए जिससे आप सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो के द्वारा मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हर न्यूज़ चैनल को, हर न्यूज़पेपर को, हर बड़े ब्लॉगर को, यूट्यूबर को, एडिटर को, कि भाई
हर वो एमिनेंट पर्सनालिटी जिसने कारगिल युद्ध में पार्ट लिया, उन सबको आपने कवर किया। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं, बहुत सारे ऐसे जवान भाई हैं, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिनको आज भी वो वेटेज नहीं मिली। शायद ये समय है कि हम वापस रिवाइंड करें और हर उस जवान के बारे में, हर उस अफसर के बारे में कुछ छोटा सा ही सही, एक एडिटर, एक न्यूज़ का एक छोटा सा बाइट ही सही, पर कवर ज़रूर करें। शायद उससे वो जो रिस्पेक्ट उन्होंने गवाई है, या यूं कह लें कि वो इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिल पाई, वो मिल जाएगी। नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ और अभिनव सर कहूँ कि जैसे ये आर्म फोर्सेस के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, अच्छी बात है, मगर हर एक एस्पिरेंट को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपके अगल बगल, आपके इलाके में, आपके नज़दीक में अगर कोई वेटरन है, कोई रिटायर्ड आदमी है, उसकी दुख तकलीफ अगर आप शेयर करने लग जाएंगे, ये देश जो पेंशन देता है उससे बहुत बड़ी चीज़ उनको मिलने लग जाएगी। वो बुढ़ापे में जो अकेले, आई नो सेवरल, मैं खुद करता हूँ सर, कि मैं बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ, एक साहब से मैंने आपकी बात भी कराई थी, तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो 80s में अभी हैं और बच्चे बाहर हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि 5 मिनट शाम को उनसे ज़रूर बात करूं, हालचाल ले सकता हूं कि सर खाना खाया आपने, दवाई खाई, नहीं खाया, कैसे है। तो ये जब चीज़ें आती हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन आर्म फोर्सेस, दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। यू पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन योर ओन करियर। अपना भविष्य ठीक है, मगर यार जो आपके पीछे विरासत है उसको संभाल के रखेंगे तो वैल्यू थोड़ी आपकी और अच्छी दिखाई देगी। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम श्योर एस्पिरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई, ये मैसेज पसंद आया। अगर आप भी कुछ वेटरन्स के लिए कुछ कर दें तो शायद उनको वो जो रिस्पेक्ट है उसी से ही उनके कॉलर और ऊपर हो जाएंगे यार। अब तो फिर भी सरकार बहुत पेंशन देती है, बट 80s में 90s में बहुत ज़्यादा पेंशन्स नहीं होती थी। सर पैसे की वेटरन को कभी ज़रूरत नहीं है, सरकार पेंशन देती है जी। आप सिर्फ उनका हालचाल ले लीजिए बस, कि आप कैसे हैं, बस इतने में वो खुश है। आपको बहुत सारी कहानियां भी बताएंगे, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे और उनका मन खुश हो जाएगा कि हाँ, सबसे बड़ी बात कि कोई है मेरे लिए सोचने वाला। एस्पिरेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें एक मैसेज छुपा है आप लोगों के लिए, एक हिडन मैसेज, एक मैसेज जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं, जो वेटरन साहब बोल रहे हैं, जिनकी आवाज़ में वो दर्द नज़र आ रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। थैंक यू। जय हिंद।